Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3 Block 1 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. We are going to complete this unit in two parts. Part 1 is highlighted with pink and part 2 is highlighted with blue. So the video of this chapter you will get their link in the description section, so kindly check the description section. जैसे कि यूनिट का नाम है पीपल डायमेंशंस इन एचआर एंड शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. लोग जो वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, उनके क्या क्या चीज़ें हैं जो एचआर को पता होना चाहिए और किस तरह से एचआर प्लान करे सो दैट हम हर एक एम्प्लॉय की नीड्स एंड डिज़ायर्स को पूरा कर सके, सो दैट वो डेडिकेटेडली ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सके. सो पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन को हम समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं. जब भी हम जो एम्प्लॉयज़ है उनको इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, स्पेसिफिकली हम कौन, मैनेजर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ मैं. सो मैनेजर्स को जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस ह्यूमन फैक्टर को नहीं समझेंगे तो ये वर्क पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. इसीलिए बेसिक नेचर जो इंडिविजुअल का है और ऑर्गेनाइजेशन का है, उनको इंडिविजुअली समझ के इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको समझना ज़रूरी है. और वंस कोई भी मैनेजर इसको समझ जाता है तो वो पता लगा पाएगा कि क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बिलीव्स रखता है एंड इंडिविजुअल किस तरह से बिलीव रखता है, एंड देन दोनों के बीच में क्लैशेस कहाँ पे आ रहे हैं. तो ये जो डिफरेंसेस एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आता है दोनों के रिलेशनशिप में, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है वर्क प्लेस बिहेवियर में. एंड देन इसके अलावा वर्क प्लेस बिहेवियर तो है ही, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था. अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो में एक्सप्रेस बताया था, ये सारा एक्सप्लेन किया था आपको. जेंडर, रेस और डिसेबिलिटीज, मतलब जो और जो हमने कल्चरल डिफरेंसेस इस ऑर्गेनाइजेशन में जब डालते हैं, सो वो और चैलेंजिंग हो जाता है मैनेजर के लिए इन सबको ध्यान में रखना एंड फिर देखना कि हर एक एम्प्लॉय के नीड्स एंड वांट्स क्या है. नीड्स तो बहुत नेसेसिटी है उनकी, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते. एंड देन इंडिविजुअल चाहता क्या है, वो उसकी बहुत सारे और भी वांटिंग होती है जो ऑर्गेनाइजेशन से चाहता है. अगेन हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, तो अगर अलग अलग है तो अगर उनको मिल रहा है तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे. तो उनके मोटिवेशन का जो लेवल है उस पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, उनके नीड्स एंड वांट्स का. सो जब हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से अपने नीड्स एंड वांट्स मेंशन कर रहा है तो मैनेजर के ऊपर लोड समझ लो कितना होता होगा. एंड उनकी फिर एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग है अगर नीड्स एंड वांट्स अलग अलग है. और अगर ऐसा है तो वो अलग अलग लेवल पे कंट्रीब्यूट भी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में. जिनकी पूरी हो गई वो अच्छे से काम करेंगे, जिनका नीड्स एंड वांट्स पूरे नहीं हुए वो कंप्लेंट करेंगे या डेडिकेटेडली वर्क नहीं करेंगे. सो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनका एक ही फंडा होता है कि हम आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दो और उसके रिटर्न में हम आपको आपके नीड्स एंड वांट्स को प्रोवाइड करेंगे. तो एक जो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रोसेस इंडिविजुअल का होता है वो उसकी वर्क लाइफ पे इम्पैक्ट करता ही करता है. एंड जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फैमिली एंड ऑफिस दोनों का ओवरफ्लो होता है. अगर घर में प्रॉब्लम है तो ऑफिस वर्क पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑफिस में प्रॉब्लम है तो होम पे इम्पैक्ट पड़ेगा. सो इसी को देखते हुए हमें साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रोसेस जो है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है मैनेजर्स को. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में भी आजकल सोचने लगी हैं. ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स मतलब एम्प्लॉयमेंट में इसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कहते हैं. इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइमिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, सो दैट जो एम्प्लॉय है वो वर्क प्लेस पे भी अपनी चीज़ों को हैंडल कर सके और होम में जो एक्टिविटीज़ है उसको भी हैंडल कर सके. सो जो ह्यूमन वेरिएबल है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उनको हर एक चीज़ प्लान करनी पड़ेगी, उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है.
अगर इंडिविजुअल को ये परसीव होता है, किसी भी एम्प्लॉय को ये परसीव होता है कि मैनेजमेंट जो है हमारे लिए एम्पैथेटिक है, हमारे नीड्स के लिए कंसर्न्ड है, हमारी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर रहा है, सो उन्हें एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हो जाता है, एक अच्छा रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टैब्लिश हो जाता है। और अगर सपोज एम्प्लॉय ये परसीव करता है कि भाई नहीं, हमारे को तो कोई हेल्प नहीं मिल रही ऑर्गेनाइजेशन से और उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, सो मैनेजमेंट को और एडवर्सिटीज एनकाउंटर करनी पड़ जाती है। सो ये बहुत पॉइंट की बात है कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो मैनेजमेंट जो है वो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को देखता है और उस पर वर्क करता है। नाउ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? अगेन ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसा तो होता है, लेकिन कोई पेपर वर्क नहीं होता इसमें और कोई फॉर्मली कुछ डिफाइंड नहीं होता है। ये सिर्फ समझा जाता है कि भाई ठीक है, हमने एक सेटिंग की है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय ने, कि जो एम्प्लॉई है वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा ऑर्गेनाइजेशन को और उसके रिटर्न में ऑर्गेनाइजेशन उसको इंड्यूसमेंट प्रोवाइड करेगा। इंड्यूसमेंट मतलब जो भी उसकी नीड एंड जो उसने मेंशन किया था कि भाई मुझे ये चाहिए, या उसकी सैलरी हो गई, बहुत सारी चीज़ें। अब अगेन इंड्यूसमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। जो टेंजिबल रिवार्ड होता है वो होता है जैसे पे, करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये इंड्यूसमेंट में मिले। और इनटेंजिबल क्या होता है, जो जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गई, उसका जो पोजीशन उसको मिली है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें। सो जब भी एम्प्लॉय ये फील करता है कि भाई उसको बराबर से कंपनसेशन मिल रहा है और फेयर है तो वो अपने एफर्ट लगाता है और सेटिस्फैक्शन भी फील करता है जॉब में, और उसकी रिलेशनशिप भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन और ये वैसे ही फिर काम करता ही रहेगा ऑफ कोर्स अगर वो सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर सपोज वो एम्प्लॉय ये सोच रहा है, या दोनों में से कोई भी, ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रहा है, दोनों में से कोई भी अगर ये सोचता है कि कॉन्ट्रैक्ट कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा, तो चेंज करने की ज़रूरत है, चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज इन द सेंस जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट था या जिस तरह से डीलिंग थी उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्या करता है ऑर्गेनाइजेशंस जो एम्प्लॉय है उनको या तो प्रमोशन के लिए एम्प्लॉय पूछ सकता है ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई मुझे प्रमोशन दे दो या मेरी पे राइज कर दो, या वो कम एफर्ट लगाना शुरू कर देगा अगर उसका पे राइज नहीं होता या उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, या वो कहीं और जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देगा। सो ऑर्गेनाइजेशन की साइड से ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है? एम्प्लॉय की साइड से तो ये हो गया कि एम्प्लॉय को अगर इम्बैलेंस लगता है तो वो पे राइज के लिए, प्रमोशन के लिए, या फिर कम एफर्ट लगाएगा या फिर कहीं और ढूंढेगा, ये उसके पास ऑप्शन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग इनिशिएट कर सकता है सो दैट उसकी स्किल इंप्रूव हो जाए, या उस एम्प्लॉय को दूसरे किसी टारगेट जॉब के लिए भेज देगा या ऐसी जगह पे भेज देगा जहां पे वो फिट बैठता है, या फिर उसको नौकरी से निकाल देगा। ये ऑप्शन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सिंपल बात यही होती है कि इंड्यूसमेंट दिया जाए और वो ऐसा हो जो एम्प्लॉय पसंद करता है। अदरवाइज एम्प्लॉय क्या करेगा? रिसोर्सेज को चोरी करना शुरू कर देगा सो दैट वो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को बैलेंस कर सके। जब उसको लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव नहीं है उसकी नीड्स को लेकर, तो एम्प्लॉय फिर कुछ ना कुछ करना शुरू कर ही देता है। आजकल एक नई चीज जो आ गई है वो आ गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस ना डाउन साइज कर रहा है। डाउन साइज मतलब कम एम्प्लॉयज रख रहा है और बहुत सारों को निकाल रहा है या फिर सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा देखा गया है। तो उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जॉब परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स नहीं दिखाई देगी और एम्प्लॉयज में जब वो देखेंगे कि भैया हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ रही, हमारे और किसी को भी ले ऑफ किया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से जॉब परफॉर्मेंस कम भी हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑल्टरनेटिव इंड्यूसमेंट के बारे में सोचता है। ऑल्टरनेटिव इंड्यूसमेंट का मतलब एम्प्लॉयज को एडिशनल ट्रेनिंग के लिए भेज दे या फिर उसके वर्क शेड्यूल को फ्लेक्सिबल कर दे, ये चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा चैलेंज जो देखने के लिए मिल रहा है वो है ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पड़ जाता है, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की अब इंड्यूसमेंट्स की डिमांड अलग अलग होती है, वेरी करता है, बिकॉज वो डिफरेंट कल्चर से आ रहा है, डिफरेंट कंट्रीज से आ रहा है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, यूएस के वर्कर्स जो होते हैं ना वो इंडिविजुअल रिवार्ड और रिकॉग्निशन पे ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि जापानीज वर्कर्स में आप देखेंगे कि वो खुश होते हैं अगर ग्रुप बेस्ड रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन हो, मतलब ग्रुप सबको मिले तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। और यूएस में इंडिविजुअलिस्टिक सोच है।
सो एक और रीसेंट प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल बिजनेस में देखी जा रही है वो मैनेजर्स के साथ देखी जा रही है, क्योंकि मैनेजर्स को कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स के लिए भेजा जा जाता है, किसी और जगह पे भेज देते हैं, किसी और कल्चर में वर्क करने के लिए भेज देते हैं, तो उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है एंड उनको कंपनसेशन पैकेज भी दिया जाता है उस चीज़ के लिए। लेकिन जब असाइनमेंट ओवर होता है वो फिर से वापस आता है अपने डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के पास, एंड वहाँ पे तब तक इतना चेंज हो गया होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि अब उसको यहाँ पे भी सेट होने में दिक्कत आ जाती है। सो ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है मैनेजर के लिए, जो वापस आते हैं अपने दूसरे जॉब को परफॉर्म करके डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। नाउ पर्सन जॉब फिट का क्या मतलब होता है? पर्सन जॉब फिट का मतलब होता है अगर कोई एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर जॉब में फिट है या नहीं है, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग का जॉब है या नहीं है, वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उस जॉब में तो यानी वो पर्सन जॉब फिट है। जैसे कि सपोज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, तो वो क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो बहुत अच्छे मैनेजर ना हो, बहुत अच्छे बैंकर ना हो, बहुत अच्छे डॉक्टर ना हो, है ना। तो किसी और जॉब में सेट करोगे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी एंड एट्रीब्यूट्स के हिसाब से वो क्रिकेट ही उनके लिए बेस्ट सुटेबल है। तो जो लोग पर्सन जॉब फिट में सेट हो जाते हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का। सो इस तरह से जब हम अपने जॉब में बिल्कुल फिट रहते हैं तो हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कोई भी पर्सन जॉब फिट में अगर वो गुड है तो आप देखोगे कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंड्यूसमेंट से मैच होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसे ऑफर किया है उससे वो बहुत सेटिस्फाइड रहता है, खुश रहता है, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा होता है और ऑर्गेनाइजेशन भी उससे खुश होता है, मतलब बोथ पार्टीज आर हैप्पी। सो ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता जब भी मैनेजर्स हायर करने जाते हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि हायरिंग प्रोसीजर ही इम्परफेक्ट हुआ तो क्या करेंगे, है ना। मैनेजर्स सिर्फ एस्टिमेट लगा सकता है कि ये एम्प्लॉय की जो स्किल लेवल है वो उनके हायरिंग डिसीजन के लिए सही है, मतलब वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए परफेक्ट है। और अगर नहीं है तो फिर वो ट्रेनिंग दे देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सही बैठ जाए, और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो सके। तो लेकिन ये अक्सर बहुत डिफिकल्ट कंडीशन होती है कि भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर बोथ जो एम्प्लॉय है और ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाए, ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कि जो एम्प्लॉय है अगर वो ये देखता है कि जो न्यू जॉब है वो स्टिमुलेटिंग है, एक्साइटिंग है, और तो वो कुछ टाइम के बाद हो सकता है उसी जॉब को मोनोटोनस एंड बोरिंग कहने लगे, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, इंसान भी बदल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी बदल जाता है। सो हर एक पर्सन यूनिक है, उसके स्किल्स यूनिक है, उसकी परफॉर्मेंस यूनिक है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है एसेस करना कि उसका एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी किस तरह की है, एंड ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो मैच वर्क को बहुत और मुश्किल कर देता है। यानी कि अगर हम सोचे इस वर्क के लिए ये एम्प्लॉय ठीक है, तो हो सकता है टाइम के बाद वो ठीक ना भी हो, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। जो मैनेजर्स हैं वो सबसे मेजर चैलेंज फेस करते हैं जब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके हिसाब से उनका इंड्यूसमेंट क्या होना चाहिए और किस कॉन्टेक्स्ट में हमें उन्हें जॉब देना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कितने सारे फैक्टर्स है जिस पे वर्क करना पड़ेगा मैनेजर को। सो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे मैंने बात की यहाँ पे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक फैक्टर है, फिर उस इंडिविजुअल का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है वो दूसरा फैक्टर है, देन इंड्यूसमेंट आप क्या दे रहे हो तीसरा फैक्टर है, किस जॉब में आप उसको डाल रहे हो वो चौथा फैक्टर है। सो ये चार चीज़ें तो ऐसी दिख रही हैं, लेकिन इसके भी सब कैटेगरीज है। लाइक अगर आप पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर आ गया। फिर उस बेसिक कैटेगरीज उसमें भी क्या आ गई, पर्सनालिटी कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो परसीव कैसे करता है सिचुएशन को, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, ये सारी चीज़ें भी मैनेजर को सोचना पड़ता है। सो जो सर्कमस्टेंसेज होती है जिसमें इंडिविजुअल ऑपरेट करता है वो भी डिटरमाइन करता है कि जो इंडिविजुअल है वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, विड्रॉन रहेगा, नेगेटिव रहेगा जॉब को लेकर, जॉब सेटिंग को लेकर, या वो सेटिस्फाइड रहेगा, आउटगोइंग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये आपने किस तरह का उसको वर्क
वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है उस पर डिपेंड करता है। अगर वर्क एनवायरनमेंट की बात की तो उसमें क्या क्या आ गया, वर्किंग कंडीशन आ गई, को वर्कर्स का बिहेवियर आ गया, लीडरशिप कैसी है, ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े थे जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो वो ही पर्सन की परफॉर्मेंस है, उसकी वो कैसा जॉब के लिए फील करता है वो डिटरमाइन करेंगे। सो जब भी मैनेजर अटेम्प्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एसेस करने में तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली उस पर्सन का बिहेवियर एंड किस सिचुएशन में उसने वो बिहेवियर शो किया है उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगेन हो सकता है वो पर्सन अच्छा था क्योंकि उसको हायर किया है तो ऑब्वियसली कुछ देख के किया था, उसकी स्किल्स देख के की थी, लेकिन उन सर्कमस्टेंसेस कैसी थी, वर्क प्लेस कैसा था, उसका लीडरशिप कैसी थी, को वर्कर्स कैसे थे, ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तब जाके हम कंक्लूड कर पाएंगे कि प्रॉब्लम किस एंगल पे है। नाउ कमिंग टू पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, कैसे किसी की पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के एम्प्लॉयज़ को हायर करना है वो हेल्प करती है। तो पर्सनालिटी जो है उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आते हैं और हर एक पर्सन में वेरी करते हैं ये। सो बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हम अपने जीन्स में लेके आए हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जहाँ हम पले बड़े हैं। सो उससे भी हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है, हम बेसिकली कैसे बॉर्न हुए थे और हम कैसे बन जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एंड देन हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि हम कितने कैसे बनेंगे किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे। तो जो मैनेजर्स हैं वो अगर बेसिक पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स जानते हैं तो वो अच्छे से पहचान सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा। सो इसमें हम एक तरह का जो टेस्ट है, जो पर्सनालिटी ट्रेट टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। इसमें 5 फंडामेंटल ट्रेट्स के ऊपर वर्क किया जाता है। 5 फंडामेंटल ट्रेट्स कौन से हैं? एग्रीएबलनेस, कंसीटियसनेस, नेगेटिव इमोशनैलिटी, एक्स्ट्रावर्जन एंड ओपननेस। ये 5 ट्रेट्स हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे ये क्या क्या होते हैं। एग्रीएबलनेस के बारे में बात करें तो ये पर्सन की वो एबिलिटी होती है जहाँ पे वो दूसरों के साथ कितना गेट अलोंग हो सकता है, मतलब जल्दी से जेंटल होता है, वो कोऑपरेटिव दिखाई देगा, फॉरगिविंग होगा, अंडरस्टैंड करेगा दूसरों को, एक गुड नेचर्ड होता है जब वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है। सो ये एग्रीएबलनेस की है। तो जो हाईली एग्रीएबल लोग होते हैं वो बेटर होते हैं अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने में, कोवर्कर्स के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, हायर लेवल मैनेजर्स के साथ। जो लेस एग्रीएबल होंगे वो उनकी गुड रिलेशनशिप बहुत कम चांसेस में मिलती है। और इवन ये ही सेम एग्रीएबलनेस हम कस्टमर्स में भी देखते हैं, सप्लायर्स में भी देखते हैं, और बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन के कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें भी हम ये एग्रीएबलनेस के, यानी कि एग्रीएबलनेस इज इन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों को ज्यादा हायर करती है जो एग्रीएबल होते हैं, जो कोऑपरेट करते हैं, जेंटल होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। सेकंड जो कैरेक्टर है वो कॉन्सिटियसनेस है, मतलब कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। बहुत सारे अगर आपको नंबर ऑफ गोल्स जो लोग कम करते हैं लेकिन उस पर फोकस करते हैं, जो उनके गोल्स होंगे जितना भी उनको आप दोगे उस पर वो फोकस करते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, केयरफुल होते हैं अपने काम को लेकर, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, केयरफुल होते हैं। सो वो कंसीटियसनेस उनमें ज़्यादा होती है। सो ऐसे लोग जो होते हैं वो हायर परफॉर्मर्स होते हैं और ये कंपनी के लिए डिजायरेबल होते हैं। लेस कंसीटियसनेस पीपल काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, केयरलेस दिखाई देंगे, इररेस्पॉन्सिबल होंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा। सो इस और उनको किसी चीज़ का ज़्यादा आइडिया भी नहीं होगा क्योंकि वो करते ही नहीं है वर्क, तो कैसे होगा। सो हाई कंसीटियसनेस इज इन फॉर द जॉब एंड उनको वो सीरियसली लेते अपने काम को, और जॉब की जो उनकी अप्रोच होती है वो भी एक रेस्पॉन्सिबल फैशन में वो शो करते हैं। निगेटिव इमोशनैलिटी की बात करें, जिनमें लेस नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो स्ट्रेस को, जॉब स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, उन प्रेशर कम लेते हैं, टेंशन कम लेते हैं। और जिनमें हाई नेगेटिव इमोशनैलिटी होती है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। सो ये जो जिनमें लेस नेगेटिव इमोशनैलिटी दिखती है वो ज़्यादा रिलायबल और स्टेबल माने जाते हैं, ये सिक्योर फील करते हैं, पॉइज्ड होते हैं, काम होते हैं, रिजिलियंट होते हैं। सो ये लेस नेगेटिव इमोशनैलिटी वाले लोग होते हैं। नाउ एक्स्ट्रावर्जन के बारे में बात करेंगे। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं यानी कि वो लोग जो कंफर्टेबल होते हैं लोगों से रिलेशनशिप्स बनाने में, न्यू रिलेशनशिप्स को डेवलप करने में, ये ओपन होते हैं, असर्टिव होते हैं, सोशल होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और ये ऐसे लोगों को हम ये अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब अट्रैक्टिव इन द सेंस उनके पर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं,
उससे ये पता चल जाता है कि वो कौन से जॉब के लिए ज़्यादा बेटर है, यानी कि क्योंकि वो अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग पोजीशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं ये लोग। ओपननेस के बारे में बात करें तो ओपननेस किसी पर्सन की रिजिडिटी कैसी है, उसका बिलीफ सिस्टम एंड उसके इंटरेस्ट की रेंज को लेते हुए। तो जो ओपननेस वाले लोग होते हैं वो जल्दी से सुनना चाहते हैं, न्यू आइडियाज़ को समझना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। उनके बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स जो होते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को लेकर वो चेंज होते हैं, मतलब वो चेंज कर लेते हैं जब उनको पता चलता है अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंगली तो मैं गलत जा रही थी, अब मैं सही जाऊंगी, सही रास्ते जाऊंगी। तो वो लोग ओपननेस शो करते हैं और इनका ब्रॉड इंटरेस्ट देखा जाता है, क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जो लो होते हैं ओपननेस में वो लेस रिसेप्टिव होते हैं, लेस विलिंग होते हैं अपने माइंड को चेंज करने के लिए, नैरो इंटरेस्ट देखे जाते हैं, क्यूरियस नहीं होते, क्रिएटिव भी बहुत कम होते हैं। और अगर फ्लैक्सिबिलिटी की बात करें तो जो ज़्यादा ओपननेस दिखाते हैं लोग वो बहुत फ्लैक्सिबल होते हैं, जॉब परफॉर्मर फ्लैक्सिबल जॉब परफॉर्मर होते हैं, बेटर परफॉर्मर्स होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं दूसरों को ऑर्गेनाइजेशन में। और ओपननेस हमें चाहिए होती है क्योंकि ऐसे लोग ना विलिंगनेस शो करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो लेस ओपननेस दिखाते हैं वो रेजिस्ट होते हैं चेंज के लिए, तो उनको कभी कोई चेंज सिचुएशन में डाला जाए तो वो स्ट्रेस लेने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो रिसर्चर्स और मैनेजर्स जो होते हैं उनके लिए ये बिग 5 फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हेल्प करता है उन्हें प्रिडिक्ट करने में कि सर्टेन सिचुएशन में ये पर्सन कैसा बिहेव करेगा। और मैनेजर समझ पाता है एम्प्लॉयज़ को बेटर अगर उनको ये बिग 5 के बारे में आइडिया हो, पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया हो। नाउ नेक्स्ट इज मेयर ब्रिग्स फ्रेमवर्क। ये कम ही दिया है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में ये सारे आएंगे, बिग 5 भी आएगा, मेयर ब्रिग्स फ्रेमवर्क भी आएगा, सो आप वहाँ सीख लेंगे, इसीलिए यहाँ पे कम दिया हुआ है। कार्ल युंग ने एक इनका क्लासिकल वर्क था, इन्होंने ये बताया था कि लोगों को कैसे हम डिफरेंट डायमेंशंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे सेंसिंग, इंट्यूजन, जजिंग, परसीविंग। इन 4 कैटेगरीज, 4 डायमेंशंस में हम लोगों को डाल सकते हैं। सो जिन हाइयर और लोअर क्या होगा, सेंसिंग में हाई कौन होगा, लो कौन होगा, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। सो इससे हम लोगों को क्लासिफाई कर सकते हैं 16 डिफरेंट कैटेगरीज में, क्योंकि ये कम ज़्यादा 4 कम ज़्यादा एंड देन उनका भी किस तरह से डिवीजन होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो दैट इज वाई 16 पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे निकल के आएंगी 4 into 4। सो ये बहुत पॉपुलर है और ऑर्गेनाइजेशंस इसको पर्सनैलिटी टाइप चेक करने के लिए यूज़ भी करती हैं। और ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी माना गया है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसी कम्युनिकेशन स्टाइल होगी लोगों की और किस तरह से उनका इंटरेक्शन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो इन्होंने बताए हैं वो ये हैं यहाँ पे। लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में पहले समझेंगे। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है किस एक्सटेंट तक इंसान ये बिलीव करता है कि उसका बिहेवियर रेस्पॉन्सिबल है जो भी उसके साथ होता है। तो ऐसे लोग जो ये बिलीव करते हैं कि वो ही खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं की वजह से जो हो रहा है वो उनकी खुद के बिहेवियर की वजह से हो रहा है, उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। और जो अदरवाइज समझते हैं, यानी कि वो ये सोचते हैं कि फेट, किस्मत, चांस, लक या दूसरे लोगों के बिहेवियर की वजह से उसके साथ जो भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाकी बाहर के फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे इन्होंने टर्म गलत लिखा है, एक्सट्रीम नहीं है, वो एक्सटर्नल होना चाहिए। वो बाहर के फोर्सेस को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। सेकंड जो टेस्ट है इसमें, मतलब पहला हमने क्या किया था बिग 5, सेकंड हमने मेयर ब्रिग्स किया, थर्ड हमने लोकस ऑफ कंट्रोल किया, ये फोर्थ होगा सेल्फ एफिकेसी। फोर्थ सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? सेल्फ एफिकेसी होता है जब आप ये बिलीव करते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो जिनमें हाई सेल्फ एफिकेसी होती है वो बिलीव करते हैं कि वो कर पाएंगे कोई स्पेसिफिक टास्क, और उनकी जो पर्सनैलिटी और एबिलिटीज हैं ये उसी से ही आती है, वही कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ एफिकेसी को। सो ज़्यादा जो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो सेल्फ एश्योर्ड होते हैं, उनको पता होता है कि वो कर सकते हैं, वो बेटर फोकस करते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब जो बिलीव करते हैं पावर और स्टेटस पे और अप्रिशिएट करते हैं वो हायरार्कियल सोशल सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता है, मिलिट्री में देखा जाता है, जिसमें पोजीशंस होती हैं डिफरेंट। तो जो ज़्यादा हाईली ऑथोरिटेरियन लोग होते हैं वो अपने बॉस की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग देम। और ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर खुद भी कमांडिंग होते हैं, वो
अपने से सबऑर्डिनेट्स को इस तरह बॉसी बिहेवियर शो करते हैं, और जिनमें लो अथॉरिटेरियनिज्म दिखेगा, वो क्वेश्चन करते हैं बॉस के डिसीजंस पे, अपना डिसएग्रीमेंट भी शो करते हैं। तो हाईली अथॉरिटेरियन जो मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होते हैं, मतलब ऑर्डर जमाने वाले होते हैं, और वो इनसेंसिटिव भी माने जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, और जो सबऑर्डिनेट होंगे उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने मैनेजर की बात माने। जो लेस अथॉरिटेरियन मैनेजर्स होंगे वो सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे, सबऑर्डिनेट को रेस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली उनके बिहेवियर पे। नाउ मैक्लीवियनिज्म कौन से बिहेवियर को कहते हैं? ऐसा बिहेवियर जो डायरेक्टेड होता है पावर गेन करने में और दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करने में। तो जो ज़्यादा मैक्लीवियन लोग होते हैं वो रैशनल होते हैं, नॉन इमोशनल होते हैं, और अपने गोल को अटेन करने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। उनको लॉयल्टी फ्रेंडशिप से कोई मतलब नहीं होता, मैनिपुलेटिव होते हैं बिहेवियर में, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं अपना काम निकालने के लिए। लेस मैक्लीवियन लोग जो होते हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, वैल्यू रखते हैं, लॉयल्टी को वैल्यू देते हैं, फ्रेंडशिप को वैल्यू देते हैं, और वो प्लेजर फील करते हैं जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते। अगर लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ जाए तो इनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। सेल्फ एस्टीम की बात करें तो ये वो एक्सटेंट है जहाँ पे आप ये बिलीफ रखते हैं कि आप वर्थवाइल हैं या नहीं है, डिजर्विंग है या नहीं है। तो सेल्फ एस्टीम वेरी करती है। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि ये पर्सन का बिलीफ अपने वर्थवाइलनेस पे एंड डिजर्विंग इंडिविजुअल के तौर पर। तो जो जिसका हाई सेल्फ एस्टीम होता है वो ये मान के चलते हैं हाई स्टेटस जॉब पे दिखाई देंगे, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी एबिलिटी को लेकर, और परफॉर्मेंस भी हाई लेवल का देते हैं, और उनके वो अंदर की सेटिस्फेक्शन को तभी होती है जब वो अकम्प्लिश करते हैं कुछ। जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो सेल्फ डाउट की सिचुएशन में रहते हैं हमेशा, और अपने आप को वर्थवाइल नहीं समझते, डिजर्विंग नहीं समझते, और हमेशा डाउट करते हैं हर चीज़ में, और कभी कुछ अकम्प्लिश भी नहीं कर पाते हैं लो सेल्फ एस्टीम की वजह से। और ये सबसे मेजर फैक्टर है जिसके ऊपर बहुत स्टडीज होती है। रिस्क प्रोपेंसिटी के ऊपर बात करेंगे, वो डिग्री जिससे इंसान कोई चांस लेने के लिए विलिंग होता है। तो जिनका ज़्यादा होता है हाई रिस्क प्रोपेंसिटी, मतलब ऐसे मैनेजर जो हाई रिस्क लेते हैं डिसीजन मेकिंग में, न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं, गैम्बलिंग करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स के साथ। ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा अगर ऐसे मैनेजर हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन दोनों सिचुएशन में है। अगर उसकी गैम्बलिंग चल गई, उसने जो रिस्क ली वो काम कर गई, तो ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू हाइट पे पहुंचेगा, है ना, न्यू डायरेक्शन मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अगर मैनेजर ने गलत रिस्क ले ली तो वो ऑर्गेनाइजेशन डूब भी जाएगा। तो क्या करें ऐसे हाई रिस्क मैनेजर्स? तो हमें चाहिए है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आगे तो तभी बढ़ेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, अगर हाई रिस्क प्रोपेंसिटी वाला मैनेजर आपके पास है। लो रिस्क प्रोपेंसिटी मैनेजर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो रिस्क तो नहीं लेंगे लेकिन वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कामनेस स्टेब्लिश करके रखते हैं, फालतू में लड़ाई झगड़े नहीं होते, फालतू के कोई डिस्कशन नहीं होते, क्योंकि चीज़ें बहुत स्टेबल वे में चलती रहती है। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन के क्या बिलीफ सिस्टम है उसके बेसिस पे मैनेजर्स को इन फैक्टर्स पे चूज करना चाहिए। एटीट्यूड्स इन ऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक में हम एटीट्यूड को समझेंगे, कॉग्निशन को समझेंगे, इंटेंशन को समझेंगे, एंड देन फर्दर टॉपिक समझेंगे। सो एटीट्यूड जो है ये कॉम्प्लेक्स बिलीव्स एंड फीलिंग्स होती हैं किसी लोगों की, जो किसी स्पेसिफिक आइडिया, सिचुएशन या इंसान के लिए हो सकती है। सो हमारा एटीट्यूड किसी की तरफ पॉजिटिव होता है, किसी की तरफ नेगेटिव होता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि हमारा उस ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन में एक्सपीरियंस कैसा था। अगर प्लेजर मिला हमें तो हमारा फेवरेबल एटीट्यूड होगा, अगर हमें अनप्लेजर या निगेटिव फीलिंग आई उनके साथ तो हमारा अनफेवरेबल एटीट्यूड होगा। तो एटीट्यूड बेसिकली हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, और इसी के ही थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने एटीट्यूड से, कि हम कैसा फील करते हैं। ऑफ कोर्स जिसको आप पसंद नहीं करते आपका बिहेवियर एक्सप्रेस कर देगा कि आपका बिहेवियर जो बेसिकली है वही एटीट्यूड ही है, आप किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं किसी के लिए। सो अगर एम्प्लॉय ये समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको कम पेमेंट करता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा बिहेवियर में दिखाई देगा, उसकी फीलिंग्स जो है पेमेंट के बारे में अलग से समझ में आएंगी। सो
जो हमारा एटीट्यूड है उसमें हमारी पर्सनल वैल्यूज, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि किस तरह का हम बिहेवियर शो करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर एटीट्यूड का जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं, अफेक्ट, कॉग्निशन एंड इंटेंशन। ये 3 कंपोनेंट से बना है। आप चाहो तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो साथ के साथ जब भी इसमें डिविजन्स बताते हैं। सो पर्सन का क्या फीलिंग है, किस तरह से वो फील करता है किसी के बारे में, एक्चुअली ये इमोशन जैसा ही होता है। आप समझ लो एक तरह का इमोशन है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। सो कॉग्निशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो हो गया क्या, अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है आप क्या इमोशन कैरी करते हो, है ना, आप किस तरह से फील करते हो किसी चीज के बारे में, वो अफेक्ट हो गया। सेकंड इज कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है, आपकी जो नॉलेज है किसी चीज के बारे में, मतलब आपके एक्सपीरियंसेस से ही आपकी नॉलेज बनती है। आपने किसी चीज को कैसे परसीव किया, सो आपने एक इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर कर ली। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है वो परफेक्टली ट्रू है, हो सकता है वो पार्शियली ट्रू हो या फिर हो सकता है वो टोटली फॉल्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, आपने किस तरह से उसको परसीव किया था, कितना वो रियलिस्टिक था। नेक्स्ट इज इंटेंशन। हमारा बिहेवियर इंटेंशंस पे वेरी करता है। आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आपको चाहे कोई इंसान पसंद हो या ना हो, आप उससे अच्छे से बात करोगे क्योंकि आपको मालूम है उसी इंसान से आपको वो चीज मिलेगी। और जब आपको पता है कि भाई यहाँ से मुझे कोई फायदा नहीं है, तो आपकी कोई इंटेंशंस नहीं है किसी के प्रति, तो हो सकता है वो आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करेगा कि आप उस इंसान के साथ कैसा बिहेव करते हो। तो जो आपका एटीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशंस क्या है उसके पीछे। सो हम किसी के साथ कैसी इंटेंशंस रख के काम कर सकते हैं और किसी के साथ कैसी। सो हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारी इंटेंशन पे डिपेंड करती है। तो एटीट्यूड जो है वो 3 चीजों का बन गया, अफेक्ट हमारी फीलिंग क्या है, कॉग्निशन हमारी नॉलेज कैसी है, इंटेंशन मतलब हमारे डिजायर्स क्या है उसके पीछे। कमिंग टू कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है जब हम सोचते कुछ और हैं और परसीव कुछ और करते हैं। सो हमारे जो परसेप्शन और कॉग्निशन में इनकंग्रुएंसी हो जाती है, यानी कोई इंसान एक्सपीरियंस कुछ और कर रहा है और वो फील कुछ और करता है और उसको कुछ और दिखाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो गया, इनकंग्रुएंस हो गया। सो जो पर्सन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है, उसमें एंग्जाइटी क्रिएट होने लगती है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ उसको ऐसा करना पड़ रहा है जो उसकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन नहीं करता। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है जब लोग बिहेव करते हैं दूसरे तरीके से जो उनके एटीट्यूड से बिल्कुल हटके है। जैसे सपोज एक पर्सन है जो उसको पता है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ या ओवर ईटिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज डेंजरस फॉर इट्स हेल्थ, बट फिर भी वो किए जा रहा है। सो इससे क्या होगा, उसके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होने लगेगी। उसको मालूम है वो खुद का नुकसान कर रहा है लेकिन फिर भी कर रहा है। सो वो जो टेंशन होती है, जो उस टेंशन से जो उसको डिस्कम्फर्ट होता है इंडिविजुअल को, इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों इनकंसिस्टेंट है। इसको रिड्यूस करने के लिए पर्सन क्या कर सकता है, उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, या फिर अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, या अपनी सर्कमस्टांसेस को बदलना होगा। इन्हीं तीनों में से कोई चीज कर सकता है वो, तभी जाके उसको एंग्जाइटी से फ्रीडम मिलेगी। तो डेजोनेंस कैसे अफेक्ट करता है लोगों को ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में, वो इन्होंने बताया। जैसे कि सपोज कोई पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता है लेकिन उसके पास बाहर अपॉर्चुनिटी नहीं है। छोड़ने का रीजन क्या है कि वो खुश नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में बने रहना पड़ रहा है, हार्ड वर्क भी करते जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो ये डेजोनेंस क्रिएट करेगा, कॉग्निटिव डेजोनेंस क्रिएट करेगा। उसको जबरदस्ती ये बोलना पड़ेगा ठीक है मुझे नौकरी तो है, मुझे पैसा तो मिल रहा है कम से कम। सो वो किसी तरह से पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी परेशान तो रहेगा ही वो। और अगर उसको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो चला भी जाएगा। नाउ कमिंग टू एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड चेंज कैसे हो सकता है? एटीट्यूड चेंज इंडिविजुअल का तब होता है जब वो न्यू इन्फॉर्मेशन किसी टारगेट पर्सन, ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में गेन कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज कोई मैनेजर है, उसका नेगेटिव एटीट्यूड है अपने न्यू कोलीग्स के साथ। क्यों? क्योंकि उसको
वो ये समझता है कि इस न्यू कमर जो है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है काम से रिलेटेड, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रियलाइज़ करता है कि ये जो नया बंदा है वो तो बहुत टैलेंटेड है, उसको तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और वो जल्दी जल्दी सीख भी रहा है। तो अब उसका मैनेजर का एटीट्यूड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि अब वो वाकई पहचानने लगा है उस इंसान को। सो एटीट्यूड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट भी चेंज होता है जब हम उस चीज़ को लेस इंपॉर्टेंस देने लगते हैं या लेस रेलिवेंट हो जाता है वो पर्सन, तो हमारे लिए वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि कोई इंडिविजुअल है जो बहुत खुश नहीं है अपने इंश्योरेंस बेनिफिट से जो कंपनी उसको दे रही है, तो लेकिन कुछ टाइम बाद उसके जो स्पाउस है उसको कहीं और जॉब लग जाता है और वहाँ उस जॉब के थ्रू जो इंश्योरेंस मिला है उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि नया इंश्योरेंस बेनिफिट मिल गया और अब उसको पुराने इंश्योरेंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो नीड्स थी वो फुलफिल हो गई हैं किसी तरह से। तो अब उसका एटीट्यूड इसलिए चेंज हो गया क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई है ना। वो इंश्योरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि उसको नया इंश्योरेंस मिल गया है। सो हमारा एटीट्यूड इसीलिए भी चेंज हो जाता है अगर कोई चीज़ लेस इंपॉर्टेंट हो जाए या फिर रेलिवेंट ना रहे हमारे लिए। सो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं अगर वो अपना कॉग्निशन जो है वो रिड्यूस कर दे किसी चीज़ के लिए, उसके बारे में सोचना बंद कर दे, या जो डेजोनेंस है जब भी होगा किसी इंसान के अंदर तो वो क्या करेगा, टेंशन क्रिएट कर देगा। इसीलिए जो एटीट्यूड्स है वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं चेंज के लिए। वैसे देखा जाए तो अगर हमने किसी चीज़ के लिए कोई एटीट्यूड बना लिया तो वो डीप रूटेड होता है, हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके अराउंड, दैट इज़ वाई, और वो बहुत लंबे पीरियड तक के बाद बना होता है। तो जैसे कि सपोज रिलेशनशिप की बात करें तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ होती है, स्पेसिफिकली जो स्पाउसेस के बीच में होती है, तो वो कई सालों से एक साथ रह रहे होते हैं और फिर डिसाइड कर देते हैं कि हम सेपरेट होना चाहते हैं। क्यों, इतना टाइम से उनमें एटीट्यूड डेवलप हुआ होता है सामने वाले के बारे में। सो वो चाहे सामने वाला कितनी भी कोशिश कर ले आखिरी दिनों में सेशंस में कि चेंज होगा, बड़ा मुश्किल होता है कि दूसरे वाले का एटीट्यूड या परसेप्शन उसके लिए चेंज कर सके। सो जो लोग कर पाते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज सेपरेशन इज इनएविटेबल। की वर्क रिलेटेड टू एटीट्यूड्स, क्या क्या हम कर सकते हैं जो हमने एटीट्यूड के लिए किया है। बहुत सारी चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं एटीट्यूड बनाने के लिए, जैसे किन चीज़ों पे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, सैलरी, प्रमोशन पॉसिबिलिटीज़, बॉस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और फूड जो कंपनी कैफेटेरिया में मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो एटीट्यूड बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। वन इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन। ये वो एटीट्यूड है जो रिफ्लेक्ट करता है कि कोई पर्सन कितना थैंकफुल या फुलफिल फील करता है जब वो वर्क पे काम करता है। तो अगर इंसान की नीड्स और एस्पिरेशंस पूरी हो रही हैं, वो सेटिस्फाई है अब जॉब से, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटिस्फाइड फील करेगा। उसकी रिलेशनशिप अगर कोवर्कर के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ अच्छी है, वर्क कंडीशंस अच्छी है, वर्क पॉलिसीज अच्छी हैं, उसको कंपेंसेशन मिल रहा है जॉब से, तो वो सेटिस्फाइड फील करेगा। तो सेटिस्फाइड जो एम्प्लॉई होता है वो रेगुलर होता है, वर्क पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है ऑर्गेनाइजेशन को। और जो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉई होगा वो क्या करेगा, उसमें एब्सेंटिज्म ज़्यादा दिखेगा, वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा और उसका असर वर्क पे भी दिखाई देगा। वो कोवर्कर के साथ उसका बनेगी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा उसको कोवर्कर्स के साथ, देन वो दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लगेगा। सो ये हमें दिखाई देगा। और जिनमें हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा उनमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, बल्कि हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी दिखाई देगी। सेकंड जो एटीट्यूड के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। जो लोग सेटिस्फाइड होते हैं ऑब्वियसली वो जॉब कमिटमेंट शो करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी आइडेंटिफिकेशन को और वो अपना अटैचमेंट शो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो हाई कमिटेड पर्सन जो होगा वो
एक अच्छा ट्रू मेंबर शो करेगा अपने आप को कंपनी का, और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको उससे डिससेटिस्फाई नहीं होगा, वो उसको नज़रअंदाज भी कर सकता है और वो मेंबर बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का। सो वो सेटिस्फेक्शन भी प्रमोट करेगा, कमिटमेंट भी प्रमोट करेगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन है इन रिटर्न क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट करेगा, रीजनेबल रिवार्ड्स एंड जॉब सिक्योरिटी देगा, एम्प्लॉयज़ को अपना से देगा, मतलब एम्प्लॉयज़ अपनी बात बोल पाएंगे। देन जॉब डिज़ाइन इस तरह की होगी जिससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रोल क्लैरिटी हो, उनको पार्टिसिपेशन का अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये वाली चीज़ें जो होते हैं, और मैनेजमेंट का भी कंट्रीब्यूशन, और मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट करे, उनको अटेंड करे, तो ये सारी चीज़ें जॉब कमिटमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अफेक्ट एंड मूड इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग ना पॉजिटिव अफेक्टिविटी शो करते हैं। पॉजिटिव अफेक्टिविटी मतलब दे आर ऑप्टिमिस्टिक, वो पॉजिटिव फील करते हैं अंदर से, उनमें ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग होता है। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो होते ही हैं। दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव रहते हैं और दूसरे निगेटिव रहते हैं। तो पॉजिटिव अफेक्टिविटी है, निगेटिव अफेक्टिविटी, ये दो तरह की कैटेगरी में डाला गया है। तो जो पॉजिटिव अफेक्टिविटी शो करेंगे वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग दिखाते हैं, पॉजिटिव लाइट में ही चीज़ों को देखते हैं और गुड मूड में दिखाई देते हैं हमेशा। और जो निगेटिव अफेक्टिविटी वाले लोग होते हैं वो इसके ऑपोजिट होते हैं, वो पेसिमिस्टिक होते हैं, निगेटिव वे में चीज़ों को देखते हैं, हमेशा बैड मूड में ही रहेंगे। ये भी कहा गया है कि जो शॉर्ट टर्म वेरिएशंस ना दोनों में दिखाई देंगे, पॉजिटिवली अफेक्टेड में भी एंड नेगेटिव अफेक्टिविटी वालों में भी दिखाई देते हैं। कि शॉर्ट टर्म वेरिएशन कैसा हो सकता है कि जो खुश रहता है, पॉजिटिव अफेक्टिविटी जिनमें है, हो सकता है वो कभी सैड हो जाए, तो रीज़न होंगे उसके पीछे वो क्यों सैड होगा। ऐसे नेगेटिव वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, रीज़न होंगे उसके पीछे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिस तरह के मूड में होता है उसको वही हम कैटेगरी में डाल देते हैं। सो जो लोग पॉजिटिव अफेक्टिविटी वाले होंगे, हो सकता है वो हमेशा गुड मूड में ना रहते हो, कभी कभी उनके साथ कुछ गलत हो गया तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हैं, बैड मूड से भी सफ़र करते हैं। तो इस चीज़ को हमें कंसीडर करना होगा। नाउ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशंस। परसेप्शन का क्या मतलब है, किस तरह से इंडिविजुअल किसी इंफॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट से उसको मिल रही है उससे अवेयर होता है, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। मतलब आपने कोई चीज़ देखी और उसको किस तरह से लिया। अब जब भी आप कोई चीज़ को परसीव करते हो तो आप डिफरेंट वेज से करते हो, एक ही चीज़ को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परसीव करेंगे। तो परसेप्शन जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीविंग तो होता है, लेकिन इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको एसिमुलेट किया, इनकमिंग इंफॉर्मेशन को, और उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर लिया। तो जब आप पहले तो परसीव करोगे, लोगे उस इंफॉर्मेशन को, फिर आप उसको फिल्टर करते हो, क्या मेरे काम की है, क्या मेरे काम की नहीं है। तो बेसिक परसेप्चुअल प्रोसेसेस जो होते हैं, दो बेसिक परसेप्चुअल प्रोसेसेस हैं, एक है सिलेक्टिव परसेप्शन और दूसरा है स्टीरियोटाइपिंग। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की, मतलब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई लेकिन हमने उसको फिल्टर कर दिया, अनकंफर्टेबल इंफॉर्मेशन को अलग कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शंस को अलग कर दिया। तो सिलेक्टिव परसेप्शन जब मैनेजर करता है तो कभी कभी वो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के पार्ट को मिस कर जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन से वो डिसएग्री करता है एम्प्लॉय के बारे में, उसको वो इग्नोर कर देता है, और ये बहुत खतरनाक हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसका मैनेजर का जो बिहेवियर है ना, वो अगर इग्नोरेंट टाइप का है, मतलब वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन परसीव करना चाहता है जो उसके बेनिफिट की है, और बाकी चीज़ें डिस्कार्ड करना चाहता है क्योंकि उसके बेनिफिट की नहीं है, या फेवरेटिज्म का काम करता है मैनेजर, कि जिसको वो पसंद करता है उसकी गलतियों को भी उसने इग्नोर कर दिया, तो वहाँ पे एक डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन आ जाती है जहाँ दूसरे एम्प्लॉयज पार्शियलिटी बोलेंगे, फेवरेटिज्म टर्म देंगे, ये चीज़ें होंगी। जो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो खराब कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इमेज खराब हो जाती है उससे। सो ये ऑर्गेनाइजेशन को रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग में क्या होता है, हम कैटेगराइज करते हैं, लेबलिंग करते हैं लोगों की।
सो कभी कभी हम बहुत सिंपल एट्रीब्यूट्स को लेकर करते हैं, कभी कभी हम मेजर एट्रीब्यूट्स को लेकर करते हैं। जैसे अगर कोई हमने स्टीरियोटाइपिंग अच्छी चीज़ के लिए किया है, यूजफुल एंड एफिशिएंट चीज़ के लिए की है, जैसे पर्सनालिटी टाइप हमने डिवाइड कर दी है, वो ठीक है, वो हमारे काम की चीज़ है, हमें पता चल जाता है पर्सनालिटी टाइप से किसको कौन सा रोल पकड़ाना है। लेकिन अगर हमने ऐसे जेंडर को लेकर कर दी, रेस को लेकर स्टीरियोटाइपिंग कर दी, तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। अगर हमने पॉजिटिव स्टीरियोटाइपिंग की है तो वो हमारी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, जैसे जो मार्केटिंग का काम करते हैं, वो गो गेटर होते हैं, अपना काम निकलवा ही लेते हैं, फोर्सफुली करें या कैसे भी करें, लेकिन उनमें ये एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है। तो वो एक स्टीरियोटाइप हो गया कि जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होंगे वो गो गेटर कैटेगरी के होंगे, वो फोर्सफुल वे में अपना काम निकलवा लेंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइपिंग हो गया। लेकिन नेगेटिव में क्या आया, जब हम जेंडर एंड रेस को लेकर करते हैं, जो हार्मफुल होता है, जहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग इनएक्यूरेट होती है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अगर विमेन को मान के चले कि भाई विमेन जो है वो टास्क नहीं कर पाती हैं, बाहर का काम उनसे नहीं करवाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी अच्छी परफॉर्मर है, तो उनकी अपॉर्चुनिटी तो गई ना, एंड ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक टैलेंट खो दिया। सो और मैन के लिए वो ऐसा सोचता है कि मैन तो कर लेंगे, और मैन अगर आलसी है तो क्या होगा, वो नहीं करेगा, आउटडोर का काम नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया। सो इसीलिए स्टीरियोटाइपिंग, अगर नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग होती है तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे टैलेंट्स को छोड़ देता है, खो देता है। इसीलिए और ये लॉ के अगेंस्ट भी है, अनएथिकल है ना। परसेप्शन एंड एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। एक थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन आई है। एट्रीब्यूशन मतलब हम जब एक्सप्लेन करते हैं किसी बिहेवियर को, कि कोई बिहेवियर हुआ लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन किया है, व्हाई दिस बिहेवियर हैज हैपेंड, तो वो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन हमें समझाती है। तो जो प्रोसेस होता है एट्रीब्यूशन का, ये परसेप्शन ऑफ रियलिटी पे बेस्ड होता है बहुत, और सारे इंडिविजुअल में वाइडली वेरी करता है। जैसे अगर सपोज हमने किसी का बिहेवियर देखा खुद के लिए या किसी और के लिए, हम उसके बिहेवियर को ये बोलेंगे कि किस 3 चीजों की वजह से उसका बिहेवियर हो सकता है। कॉन्सेंसस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी होती है वो डिग्री कि वो पर्सन जो है वो सेम वे में डिफरेंट टाइम्स में बिहेव कर रहा है, मतलब अलग अलग टाइम पे भी सेम तरीके से बिहेव कर रहा है। डिस्टिंक्टिवनेस की यहाँ पे डेफिनेशन गड़बड़ दी है, यहाँ पे होना चाहिए द एक्सटेंट टू विच सेम पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन, ये डिस्टिंक्टिवनेस होगा। यहाँ पे सेम वे बोल दिया गया है, ये गड़बड़ है। सो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे नीचे इन्होंने करेक्ट किया है उस चीज़ को, बट ऊपर यहाँ मेंशन गलत किया है, सो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेना। कॉन्सेंसस यहाँ पे फिर से बताया, मीनिंग फॉलोइंग इन लाइन विद अदर्स बिहेवियर, जैसे बाकी लोग बिहेव कर रहे हैं उसकी तरह से बिहेव करना, उसको हम कॉन्सेंसस कहते हैं। हम कॉन्सेंसस सर्वे में भी करते हैं ना, वही सेम टर्म से आप कोरिलेट कर सकते हो। देन कंसिस्टेंसी मीन रिपीटेडली सेम बिहेव करना। डिस्टिंक्टिवनेस मीन्स एबिलिटी टू रीड सिचुएशन एंड जज इट एंड बिहेव एज रिक्वायर्ड। वो एबिलिटी जहां से आप सिचुएशन को जज करते हो एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हो, वो डिस्टिंक्टिवनेस होती है। तो एट्रीब्यूशन की जब हम, क्योंकि हम ये 3 किस चीज के पढ़ रहे हैं, हम एट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं कि ये 3 डिग्री में हम किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। कॉन्सेंसस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस में एक्सप्लेन करता है कि कोई बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ, उसको हम एट्रीब्यूशन कहते हैं, एक्सप्लेनेशन बेसिकली। सो ये पर्सन का बिहेवियर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इंटरनली भी उसका बिहेवियर कॉज हो सकता है, एक्सटर्नली फैक्टर से भी हो सकता है। इंटरनली मतलब इंसान के खुद के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से, और एक्सटर्नली मतलब बाहर के एनवायरनमेंट ने उसको इन्फ्लुएंस किया है तब। सो इन्होंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं अलग अलग पैराग्राफ में। इन्होंने बोला सपोज कोई सबॉर्डिनेट है जो राउडी बिहेव कर रहा है, दूसरों के वर्क को डिसरप्ट कर रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो मैनेजर क्या करेगा? वो उसके बिहेवियर को चेंज कर सकता है, लेकिन चेंज करने से पहले उसको जानना होगा कि कॉज ऑफ बिहेवियर क्या है। हमें जानने के लिए अब हमें 3 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर वो एम्प्लॉई है, वो एक ही अकेला बंदा है जो डिसरप्टिव बिहेवियर में एंगेज्ड है, सिर्फ अकेला बंदा है, तो यानी लो कॉन्सेंसस है, यानी वो बाकी लोग नहीं कर रहा है वैसा, या अकेला कर रहा है।
सो इसके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई क्योंकि बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया, जबकि कंसेंसस की डेफिनेशन कहती है बाकियों के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर करना। देन वो बहुत बारी वीक में ऐसी हरकतें कर रहा है, यानी हाई कंसिस्टेंसी है, मतलब बार बार रिपीटिशन हो रहा है उसकी एक्टिविटी का। अगर उसका बिहेवियर सेम है बाकी सेटिंग्स में भी, मतलब लो डिस्टिंक्टिवनेस है, मतलब वो सिचुएशन को समझ नहीं रहा लेकिन सेम एक्टिविटी कर रहा है, लो डिस्टिंक्टिवनेस हो गई। तो लो कॉन्सेंसस एंड लो डिस्टिंक्टिवनेस एंड हाई कंसिस्टेंसी अगर हमारे को देखने के लिए मिलती है तो हम कंक्लूड करेंगे कि ये इंटरनल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिमिलर सिचुएशन में अगर हम देखें जहां पे वो राउडी बिहेव कर रहा है लेकिन बाकी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज भी राउडी बिहेव कर रहे हैं, यानी कि हाई कंसेंसस हो गया, बाकी जैसा कर रहे हैं वैसा वो भी कर रहा है, वो डिफरेंट टाइम पे भी सेम बिहेवियर कर रहा है पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तो यानी कि हाई कंसिस्टेंसी भी है। एंड देन हाई डिस्टिंक्टिवनेस है, मतलब मैनेजर ने दूसरी सेटिंग्स में उसको सिमिलर बिहेव करते हुए नहीं देखा, यानी वो सिर्फ ग्रुप के साथ कर रहा है वैसी हरकतें, या डिफरेंट वर्क के टाइम पे भी वो सेम बिहेव कर रहा है, यानी हाई कंसिस्टेंसी हाई कंसेंसस हो गया। हाई डिस्टिंक्टिवनेस मतलब कि मैनेजर ने उसे डिफरेंट सेटिंग्स में सेम बिहेव करते हुए नहीं देखा, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। कमिंग टू लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, क्रिएटिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी का बहुत मेजर रोल है, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है जब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इनोवेशन होता है। सो क्रिएटिविटी बेसिकली है क्या? क्रिएटिविटी वो एबिलिटी है जहां हम न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग आइडियाज में को न्यू पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं, तो हम उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। इसमें ये जो पैटर्न है क्रिएटिविटी का, ये हमें हेल्प करता है बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो क्रिएटिव इंडिविजुअल के बारे में इन्होंने कुछ ट्रेट्स बताए हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिएटिव इंडिविजुअल क्या होता है, क्रिएटिव आइडिया कैसे जनरेट होता है और उसमें कैसे डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, वो भी हम समझेंगे। तो कॉमन एट्रीब्यूट्स जो क्रिएटिव इंडिविजुअल में देखा जाता है वो 3 कैटेगरी में लाई करता है। नंबर 1 बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस, यानी बचपन से वो क्या सीखता आ रहा है अपने लाइफ में। पर्सनल ट्रेट्स उसके क्या है एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसी हैं, यानी उसकी खुद की इंटेलिजेंस लेवल कितना है। सो बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस एंड क्रिएटिविटी के बारे में उन्होंने बताया जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में ही पले बड़े होते हैं कि उनमें क्रिएटिविटी पैदा हो ही गई होती है, वो हर चीज को न्यू पर्सपेक्टिव में ही देखना पसंद करते हैं। पर्सनल ट्रेट एंड क्रिएटिविटी के बारे में बता रहे हैं कि जो सर्टेन लोग जो ओपननेस का ट्रेट कैरी करते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी से अट्रैक्ट होते हैं, जिनमें हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑटोनॉमी को पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं एंड खुद की क्रिएटिविटी पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें पावर होती है इंटेलिजेंटली सोचने समझने की, सिचुएशन को एनालाइज करने की, डाटा को इफेक्टिवली यूज करने की। सो जो भी इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो क्रिएटिव होता ही होता है, लेकिन इट डजंट मीन जो क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट होगा, लेकिन इंटेलिजेंट लोग क्रिएटिव होते हैं ऐसा आप सोच सकते हैं। सो जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर होता है, मतलब एक ही चीज को तरह तरह से देखना। एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जो सारी चीजों में सिमिलैरिटी निकालने वाली होती है। तो 2 तरह की थिंकिंग होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज एक सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देखना, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज सारी चीजों में एक कुछ सिमिलैरिटी ढूंढना। क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो ये कोई भी आइडिया किसी पर्सन के अंदर जब आता है तो वो एज अ फ्लैश आता है, जैसे कि आइंस्टाइन का देख लिया, एप्पल गया और आइडिया क्लिक हो गया। सो जो क्रिएटिविटी है जनरली नहीं है कि वो ऐसा फ्लैश करके आए, बट क्रिएटिविटी प्रोग्रेस करती है धीरे धीरे स्टेजेस में। एक आइडिया आया, थोड़े दिनों बाद कुछ और आइडिया आया, तो और जितने भी क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं वो कोई स्टेजेस फॉलो हो सकता है ना करे, लेकिन जनरली हमने देखा है कि एक स्टेज रेंडमली हम देखें तो कुछ ना कुछ सीरीज ऑफ स्टेजेस होती हैं जो क्रिएटिव प्रोसेस में लगती हैं। सो जब पहले एक आइडिया फ्लैश हो गया, अब क्या हुआ, अब प्रिपरेशन का टाइम आया। ये पीरियड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या देखते हैं, जब पीरियड ऑफ प्रिपरेशन होता है तब क्रिएटिविटी होना शुरू होती है। क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस दिए जाते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस सीरीज में, एंड जो लोग यूजुअली फॉर्मल ट्रेनिंग रिसीव करते हैं
या एजुकेशन रिसीव करते हैं बिजनेस में, वो उनको हेल्प करती है वो एजुकेशन कि किस तरह से सोचना है डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक ही चीज़ को। तो बेसिकली प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि आप किसी ट्रेनिंग के अंडर से गुजरे हो सो दैट आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाए चीज़ों को देखने का। तो आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज़ की लेटरल थिंकिंग हो जाती है उसमें। फिर आता है इंक्यूबेशन का पीरियड, जहाँ पे आपका कॉन्शियस कंसंट्रेशन होता है। इस टाइम पे इंटेंस कॉन्शियस कंसंट्रेशन होता है और आप पूरे नॉलेज एंड आइडियाज़ एक्वायर करते हो प्रिपरेशन के टाइम पे। वो आइडियाज़ जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं। ये वो स्टेज है जब आप कुछ एक्टिवली कर नहीं रहे होते हो लेकिन आप डीप थिंकिंग कर रहे होते हो, आप उसके बारे में सोच रहे होते हो। एंड देन इनसाइट की स्टेज आती है जहाँ पे आपको एकदम से बत्ती जल जाती है, आपको वो सारे आइडियाज़ को उठा के अब आपको लगता है कि एक ब्रेक पॉइंट आ गया है जहाँ पे क्रिएटिव पर्सन जो है वो एक न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करेगा। जितने भी थॉट्स आए थे उन सबको वो मैच्योर हो गए थे इंक्यूबेशन में, अब उनको वो इकट्ठा करेगा और एक इंसाइट डेवलप करेगा। और ये हो सकता है कि ये इंसाइट सडनली डेवलप हो सकता है ये कुछ टाइम पीरियड में स्लोली डेवलप हो, दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये एक एक्सटर्नल इवेंट होगा। अब न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू डाटा कलेक्ट किए जाएंगे। जो इंडिविजुअल ने जितना सोचा था उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उन सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाएगा इसमें, और न्यू आइडियाज़ जनरेट किए जाएंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, न्यू आइडियाज़ पहले के थे अब जो आए उन सबको। देन वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो इंसाइट हुई थी उसको वेरीफाई करने का टाइम आ गया, उसकी वैलिडिटी, ट्रूथफुलनेस को देखने का टाइम आ गया। तो कैसे चेक करते हैं उसको, बार बार चेक किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा। जब बिल्कुल टाइम के साथ हमारे को समझ में आ गया कैसे करेंगे, पब्लिसाइज कर देंगे। अब अगर कुछ फॉल्ट हुए तो अब हमें पब्लिक के ही थ्रू पता चलेगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें जितना करना था हमने कर लिया। नाउ एनहांसिंग क्रिएटिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिविटी एनहांस करना चाहता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करे? तो जो मैनेजर हैं, ये मैनेजर का काम है बेसिकली क्रिएटिविटी एनहांस करना। सो वो प्रमोट करेगा क्रिएटिविटी को, और ये एक तरीका है करने का कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ये क्रिएटिविटी को डाल दिया जाए कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन को देता है, इम्पोर्टेंस देता है। हम तो मैनेजर जो है वो गोल सेटिंग में ही डाल दे कि भाई हाँ इस आइडिया को क्रिएटिवली सोचना है। तो एम्प्लॉयज जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको गेन एंड प्रॉफिट का थोड़ा सा वो मोटिवेशन दे सकते हैं कि आपको इतना पेमेंट मिलेगा अगर आपका इनोवेशन जो है, आपका जो क्रिएटिविटी है वो वर्कआउट कर गई तो। सो जब ये कम्युनिकेट होगा एम्प्लॉयज में तो एम्प्लॉयज उसको वैल्यू करेंगे क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को। और रिवार्ड जब मिलता है क्रिएटिव सक्सेस पर, नो पनिशमेंट वाला रूल हो कि भाई अगर फेलियर हुआ, क्रिएटिव फेलियर हुआ तो हम आपको कोई पनिश नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा आपको, तो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 1 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, एंड प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर द अपडेट। Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.